अमीर बहन का एसी बेडरूम, गरीब बहन की भट्टी जैसी रसोई। काजल, तेरे मन में कोई हलचल सी हो रही है, याद है ना तुझे? कल लड़के वाले हम दोनों को देखने आ रहे हैं। हाँ दीदी, मेरे मन में हलचल सी हो रही है, पर दीदी कितना अच्छा होगा ना अगर हम दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हो। हम एक साथ रहेंगे, एक साथ घूमेंगे, एक साथ खाएंगे। मजा तो आएगा, लेकिन हम खाना क्यों बनाएंगे? हमारा रिश्ता अमीर घर में तय होगा तो नौकर चाकर खाना बनाएंगे ना। हमारे पैर दबाएंगे, घर की साफ सफाई खुद करेंगे, हम बस एक में बिस्तर पर बैठे रहेंगे। और अमीर घर में जाएंगे तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, बहुत सारा मेकअप करेंगे, महंगे महंगे होटल में खाना खाएंगे। हाँ दीदी, ये तो है, लेकिन आप बात बात पर अमीर अमीर क्यों कर रही हो? जरूरी थोड़ी है कि हम दोनों की शादी एक ही घर में हो, क्या पता अलग घर में हो जाए। हाँ हाँ, हो सकता है ये, लेकिन मैं होने नहीं दूंगी। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ अमीर घर में करूंगी। अब मुझे और गरीबों वाली जिंदगी नहीं जीनी, कितनी गर्मी लगती है यहाँ। चल अब सब्जी छौंक देती हूँ, तू भी आटा मार ले। एक बहन सब्जी बनाने लगती है तो दूसरी आटा गूंथने लगती है। तभी पायल कहती है, बाप रे, कितना भट्टी जैसा तप रही है अपनी रसोई। मुझे कैसा भी ससुराल मिले, लेकिन ऐसा भट्टी वाली रसोई बिल्कुल ना मिले। भाई मुझे तो इसीलिए एसी वाले बेडरूम और ससुराल चाहिए। मम्मी पापा खुद तो खेत का काम करने चले जाते हैं और ये भट्टी वाली रसोई में हमें तपना पड़ता है। बात तो सही है दीदी, लेकिन अपने घर में सुकून भी तो है। होगा भाई, लेकिन मुझे तो सिर्फ पैसे चाहिए। अमीर ससुराल मतलब अमीर ससुराल। मैं ऐसे घुट घुट कर भट्टी वाली रसोई में खाना नहीं बना सकती। हाँ हाँ ठीक है दीदी। अरे भगवान जी, आप मेरी बहन को अमीर घर वाला ही ससुराल देना। दोनों बहनें ऐसे ही बात करते करते घर का काम खत्म करती हैं। अगले दिन अमीर घर से पायल को एक लड़का देखने आता है। थोड़ी बहुत बातचीत के बाद ही रिश्ता तय हो जाता है और पायल की शादी नरेश से हो जाती है, जिसके बाद वो अपने अमीर ससुराल में ठाट बाट की जिंदगी जीती है। वहीं एक महीने बाद काजल का किसी गांव के गरीब घर में रिश्ता तय हो जाता है और वो शादी करके अपने ससुराल पहुंच जाती है, जहां सास विद्या आरती करके उसका गृह प्रवेश करती है। आखिर मेरी घर की लक्ष्मी आ ही गई, जिसका मुझे कब से इंतजार था। मुझे पूरा भरोसा है अब हमारे घर के हालात ठीक हो जाएंगे। माँ जी देखना, आपने जो भी कहा है भगवान जी सब कुछ अच्छा कर देंगे। बहू, हमारा घर बहुत छोटा सा है, तुम यहाँ रह तो पाओगी ना? तुम्हारी सास भी बड़ी मुश्किल से गर्मी में घर में काम कर पाती है। आज तक मैं उसके लिए भी कुछ नहीं कर पाया। हम दोनों बाप बेटे कोशिश करेंगे कि ये घर बन जाए। अरे पापा जी, आप ये कहकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं कौन सा अमीर राजा महाराजा के महलों से आई हूँ? मेरा घर भी आप जैसा ही था। जैसे मैं वहां रहती थी ऐसे ही यहाँ रह लूंगी। आप निश्चिंत रहिए, और कम से कम यहाँ मेरा अलग कमरा तो होगा, वहां तो वो भी नहीं था। तुम्हारी बात सुनकर काजल, मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। शादी के कुछ दिन गुजरते हैं। दीपक काजल का बहुत ख्याल रखता था, इतना कि कभी उसे छोटे छोटे तोहफे देता था, कभी गरम गरम जलेबी तो कभी गजरा लाकर काजल के बालों में गजरा लगाता था और कपड़े धोने में उसकी मदद करता था। ये देख ससुराल वाले दोनों की बलाएं उतारते हैं। सिर्फ काजल का पति नहीं, उसके सास ससुर भी उसका बहुत ख्याल रखते थे, उसके बने हाथ के खाने को पसंद करते थे। लेकिन अब गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है और एक दिन, अरे बहू, गर्मी बहुत लग रही है। हमारी रसोई भी तो ऐसी है कि भट्टी जैसी तप रही है। खाना बनने पर यह पूरा कमरा तपन से भर जाता है। बाहर भी गर्मी है। अरे हमारे घर कूलर पंखा भी नहीं है। ये 4 पंखुड़ी वाला छोटा सा पंखा हवा भी नहीं देता। अजी, बात तो आपने बिल्कुल ठीक बोली है। क्या ऐसा कुछ हो नहीं सकता जिससे हमारी रसोई की गर्मी कमरे में ना आए? एक तो चूल्हा चौका भी यही है ना, हमारा घर इतना बड़ा ही कहाँ है। माँ जी पापा जी, घर छोटा है तो क्या हुआ? गर्मी दूर भगाने के छोटे छोटे तरीके तो अपना सकते हैं, और शुरुआत मैं सत्तू के शरबत से करती हूँ। लीजिए, ये लू को भगाता है। अरे वाह बहू, तूने तो खुश कर दिया। अभी हम तुझे यही कहने वाले थे। देख विद्या, हमारी बहू कितनी समझदार है। अजी, ये तो मैं पहले दिन से ही जानती हूँ। माँ जी पापा जी, ये तो कुछ भी नहीं है। आज मैं शाम को इनसे कच्चे आम मंगवा लूंगी और आपके लिए कल आम पन्ना बना दूंगी। ठीक है बहू, तू भी तो भट्टी जैसी रसोई में काम करके परेशान हो जाती है, इसलिए तू भी पी ले। ये देख, सारा दिन काम करती रहती है। तब काजल भी साथ बैठकर सत्तू का शरबत पी लेती है और ऐसे ही काजल छोटी सी चीजों में भी अपने ससुराल वालों के साथ बहुत खुश थी। वहीं अमीर ससुराल में एसी वाला बेडरूम और शोहरत मिलने के बाद भी पायल अपने ससुराल में खुश नहीं होती। सास पति दोनों उससे ढंग से बात नहीं करते थे, न प्यार सम्मान देते थे। एक दिन पायल एसी में बैठकर मैगजीन पढ़ रही थी, तब गुस्से से उसका पति अलमारी के सारे कपड़े गिरा देता है।
व्हाट द हेल इज दिस? मेरा रुमाल कहाँ है? और मेरी वो ब्लू शर्ट, वो क्यों नहीं मिल रही? पायल, तुम बस एसी के सामने कमरे में बैठी रहोगी, मेरा सामान भी दोगी? जी जी, ये रहा, आपकी आंखों के सामने ही था। आप हमेशा गुस्से में क्यों रहते हैं? बकवास बंद करो। अब तुम मुझसे सवाल जवाब करोगी? एक तो पता नहीं मेरा सामान ढंग से क्यों नहीं रखती हो, और मेरे लैपटॉप को चार्ज क्यों नहीं किया तुमने? सॉरी नरेश, मुझे याद नहीं रहा। हाँ, बेडरूम में बैठे बैठे एसी की हवा के सामने तुम्हें कुछ भी याद कहाँ रहता है? आइंदा ऐसा हुआ, आई वोंट स्पेयर यू। नरेश, कितना गुस्सा करते हो? अब ये बताओ, तुम हमारे लिए वक्त कब निकालोगे? कब से घुमाने नहीं ले गए, डिनर डेट पर ही ले चलो। आर यू लॉस्ट? मेरा बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है और मैं अपनी कंपनी छोड़कर तुम्हें टाइम दूं? सीरियसली? अरे ये फालतू की बातें मत किया करो मुझसे। ये कहकर नरेश चला जाता है। पायल रोती रहती है। ये क्या हो गया नरेश तुम्हें? ना तुम मुझे वक्त देते, ना ठीक से 2 पल बात करते, लेकिन एक चीज जो इस घर में अच्छी है वो है ये एसी वाला मेरा कमरा। पायल कपड़े ठीक करके रखती है कि सास सुमित्रा चिल्लाकर कहती है, बहू, मैं तुझे कब से आवाज लगा रही हूँ, सुनाई नहीं देता? जब देखो अपने एसी वाले बेडरूम में पड़ी रहेगी। कल शाम को रामू काका की वाइफ की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए 2 दिन तक वो नहीं आएंगे। इसीलिए जाकर रसोई में खाना तैयार कर और कपड़े बर्तन भी धो। जी माँ जी। ये सुन पायल रसोई में बर्तन धोने चली जाती है और फिर कपड़े धोकर खाना बनाने की तैयारी करती है। सारा काम खत्म होने पर वो अपनी बहन को अपने घर बुलाती है तो अगले दिन उसकी गरीब बहन उससे मिलने आती है। उसका घर और उसका ठंडा बेडरूम देखकर कहती है, दीदी, आपका एसी वाला बेडरूम तो बहुत ठंडा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। घर भी बहुत सुंदर है, आपके तो मजे ही मजे हैं। जीजू आपको घुमाते भी होंगे ना? हाँ, मैं बहुत घूमती हूँ, बहुत शॉपिंग करती हूँ। तेरे जीजू मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। तू बता, अपने ससुराल में कैसे रह रही है? वहाँ तो एसी वगैरह कुछ नहीं है, माँ के घर जैसी भट्टी ही रसोई होगी। हाँ दीदी, कोई तो मेरे ससुराल की एसी है जैसे कि भट्टी ही हो। बहुत गर्मी लगती है, लेकिन माँ जी, पापा जी और मेरे पति बहुत अच्छे, बहुत प्यार करते हैं। और मेरी सासू माँ तो हाथ पंखे से हवा करती हैं और वो मेरे लिए गजरा वगैरह भी लाते हैं। ये कहकर तू अपनी बदकिस्मती पर पर्दा मत डाल। और इस प्यार व्यार से कोई घर नहीं चलता। आज के टाइम में पैसा है तो प्यार है, पर तेरे ससुराल वालों को तो तेरी फिक्र ही नहीं है, वरना रसोई में गर्मी से बचने का कोई जुगाड़ करते। कहीं दीदी सच तो नहीं कह रही है? काश मुझे भी अमीर ससुराल मिलता तो आज मैं भी दीदी की तरह एसी वाले बेडरूम में सुकून से रहती। दोनों बहनें शाम तक यूं ही बात करती हैं और थका हारा नरेश अपने कमरे में आता है तो पायल की बात सुनकर चिल्लाता है, क्या फालतू की बातें करी जा रही हो बहुत देर से अपनी बहन से? खाना बना लिया तुमने जो अभी तक यहीं बैठी हुई हो? अरे ये आप मेरी बहन के सामने कैसी बात कर रहे हैं? थोड़ा आहिस्ता। क्यों आहिस्ता? ये मेरा घर है और ये कहीं की पटरानी नहीं है जिसके सामने मैं अपनी आवाज नीची करूं। खाना लेकर आओ मेरे लिए। ये सुन डरकर खाना लेने पायल रसोई में पहुंचती है। पीछे पीछे काजल भी आ जाती है। दीदी, जीजू कितना गुस्सा करते हैं। आप झूठ बोल रही थी, वो आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। खैर, मुझे चलना चाहिए। अपनी बहन की आंखों में आंसू देख काजल सब कुछ समझ जाती है और वो वहां से चल देती है। और उसके चलते चलते उसके मन में ख्याल आता है, ये 2 मिनट के लिए मुझे क्या हो गया था? भले ही मेरे ससुराल में 2-4 पैसों की कमी हो, लेकिन सुख शांति और प्यार तो है। मेरे ससुराल वाले मेरा कितना ख्याल रखते हैं, लेकिन दीदी के पास इतनी दौलत होने के बाद भी ससुराल में उनका तिरस्कार होता है। आराम है पर खुशी नहीं। इतने में काजल अपने घर पहुंच जाती है जहां उसकी सास ने पहले ही खाना बना लिया था और वो उसके साथ बैठकर खाना खाती है। पति उसकी हाथ पंखे से हवा करता है। वहीं बेचारी पायल, मेरी बहन बिल्कुल ठीक कह रही थी। पैसों में वो खुशी नहीं जो अपनों के प्यार और आशीर्वाद में है। उसके ससुराल वाले उसका बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन वैसी किस्मत मेरी कहाँ है। एक तरफ पायल अपने ससुराल में समझौता कर लेती है, वहीं दूसरी तरफ काजल के ससुराल वाले जल्दी घर में एक कूलर ले आते हैं। सरला अपने 5 बहू बेटे के साथ एक बड़े से प्लॉट के घर में रहती थी जहां सिर्फ एक कमरा बना हुआ था। इस कमरे में 5 बहू बेटे सोया करते थे और रसोई भी थी। गर्मी के मौसम के साथ घर में पैसों की तंगी भी थी। एक सुबह चारपाई पर बैठी ममता का फटी हुई चादर में पैर फंस जाता है और वह जमीन पर गिरती है। हाय, मेरा घुटना टूट गया। अरे बहू, तू गिर कैसे गई? चुपचाप तो बैठी हुई थी बिस्तर पर अभी। आइए दीदी, मेरा हाथ पकड़कर उठ जाइए। अरे माँ जी, ये चद्दर फटी हुई निकली, इसी में मेरा पैर फंस गया और मैं गिर पड़ी। आज इस चद्दर को और फाड़ दूंगी मैं, इसका जुगाड़ करके और पायदान दूसरा तकिया का कवर बना दूंगी।
हाँ ममता, ये तो बहुत अच्छा जुगाड़ किया तुमने, क्योंकि इसकी दोबारा सिलाई होगी तो ये दोबारा फटेगा। और तुम क्या, हम में से कोई भी गिर सकता है। मुझे तुम्हारा जुगाड़ ही अच्छा लगा। मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी पायदान और तकिया कवर बनाने में। ठीक है दीदी। जुगाड़ से याद आया दीदी, मैंने टूटी प्लास्टिक की बाल्टी को भी प्लास्टिक पिघलाकर जोड़ दिया। अब हम वापस से उसमें पानी भर सकते हैं। अरे मैं भूल कैसे गई, तुम पांचों शुरू से ही जुगाड़ू हो। अभी तो हमें घर में बहुत फायदा हो जाता है और ऐसे गरीबी में भी हमारा घर चल ही जाता है। सो तो है माँ जी, मैं सोच रही थी ना आज खाने में खिचड़ी बना लूं। हाँ बहू, सबके लिए वही बना ले। फटी चादर से एक बहू जुगाड़ करके पायदान बनाती है तो दूसरी तकिया का कवर बना देती है। वहीं दोनों बहू भी घर का काम कर रही होती हैं और उषा शाम का खाना तैयार कर देती है। रात में उनके पति खाना खाते हैं तो उनकी मुरझाई शक्ल देखकर सरला कहती है, बच्चों तुम पांचों के चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? क्या हुआ? और आज तो तुम लोग राशन के पैसे लाने वाले थे, राशन भी नहीं लाया। सुबह पूछ कर गए थे कि घर पर क्या क्या लाना है, बता दो। अरे हाँ रवि जी, बताइए ना, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा। वैसे भी घर में राशन खत्म था इसलिए हमने खिचड़ी बना ली। वो बात यह है माँ कि हमारा काम मंदा चल रहा है, इसलिए हमारा मालिक दूसरा काम खोलना चाहता है और उसको खोलने के लिए पैसे भी चाहिए। इसलिए मालिक अब से 6 महीने तक हमारी आधी सैलरी देंगे और बाकी की सैलरी एक साथ देंगे 6 महीने तक। घर का खर्चा कैसे चलेगा इतने दिनों तक कुछ नहीं बता सकते और नौकरी भी नहीं छोड़ सकते। आज तो हमें सैलरी मिलनी थी, वो भी नहीं मिलेगी, 2 हफ्ते लेट है सैलरी। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब हमारा घर का सारा खर्चा, राशन पानी बिजली सब कुछ कैसे चलेगा? देखो, आप लोग से कुछ कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप पांचों की पांचों जुगाड़ू हो। इस बीच कुछ हो सकता है तो देख लो, क्योंकि इस वक्त 6 महीने तक घर चलाना बहुत मुश्किल है। ऊपर से गर्मी है, कूलर लाने की तो सोच भी नहीं सकते हैं। अरे मोरी मैया, अब तो गर्मी में हमारी हालत खराब हो जाएगी और काम भी देखना है। आप सब लोग फिक्र मत करो, कुछ ना कुछ तो सोच ही लेंगे जिससे कि 4 पैसे घर में आ जाएं। उषा बहू सही कह रही है, तुम सब परेशान मत हो, मेरी जुगाड़ू बहुएं कुछ ना कुछ सोच लेंगी। उस वक्त सब खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन पांचों पति काम पर चले जाते हैं और पांचों देवरानी जेठानी मिलकर घर का काम कर रही होती है कि बाहर का बच्चा बैट बॉल खेलता है, जो बॉल आम के पेड़ के आ लगती है और कच्चा आम नीचे कपड़े सुखा रही सुमन के सिर पर तेज से गिरता है। मेरा सर फूट गया। ये अचानक से कच्चा आम कैसे टूट गया? बाहर के बच्चों की बॉल आई है, इनकी तो खैर नहीं। अरे बहू जाने दे, कोई बात नहीं। सरला छोटे बच्चों को बॉल दे देती है कि सुमन को वो कच्चा आम उठाते ही जबरदस्त आइडिया आता है। खुशी से सास के गले लग जाती है। अरे बहू क्या कर रही है? मेरा दम घुट रहा है, इतनी तेज गले क्यों लगाया है? पल्ले हट। ममता, उषा, पूनम, मानवी, मुझे नया जुगाड़ आइडिया आ चुका है। 6 महीने तक हमें कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, लेकिन शुरू के महीने में हो सकती है। मैंने सोचा है जैसे हमारे गर्मी के मौसम में पके हुए आम आ जाएंगे ना, क्यों ना जब तक अपनी छत के ऊपर और आंगन में गर्मी के फल उगा लेते हैं। जब वो उग जाएंगे तो उन्हें बेचकर पैसा कमा सकते हैं। अरे हाँ, फ्रूट चाट भी बेच सकते हैं और आम का जूस बनाकर भी बेच सकते हैं। देखा, मैंने कहा था ना, तुम लोग कोई ना कोई जुगाड़ निकाल लोगी। फल उगाने में टाइम लगता है, थोड़े से आंगन में उगा लेंगे और बेल वाले हल्के फल छत पर, क्योंकि आंगन इतना बड़ा नहीं है, जैसे कि अंगूर, खीरा, पपीता, नींबू, स्ट्रॉबेरी, अमरूद और भी बहुत कुछ। और आंगन में आम तो हैं ही, सब तरबूज, खरबूजा, मौसमी, जामुन, ये सब भी उगा लेते हैं। चलो चलो काम पर लग जाते हैं। पहला जुगाड़ हमें इनके बीजों को करना है, दूसरा छत पर ये किस्में उगाए जाएंगे। देखो बड़ी बहू, आंगन के फलों की देखभाल करना और तुम तीनों छत के फलों की। जी माँ जी। इसके बाद जेठानी देवरानी अपना काम बांट कर फलों के बीज को जगह जगह से ढूंढती हैं और उसे अपने छत और आंगन में उर्वरक मिट्टी ढूंढ उगा देती हैं। 2-3 हफ्तों तक इस पेड़ पौधे का ख्याल रखती है और पानी डालती हैं, पर छत पर उगाई जाने वाली फलों की खेती की वजह से पानी डालने पर कमरे की दीवार सील जाती है। ये देख घर वाले परेशान हो जाते हैं। अरे ये ऐसा कौन सा फल उगा रहे हो तुम जिससे सीलन आ गई है? अरे बीजों में पानी डालना पड़ता है ना, तो इस वजह से हो गया। इसका कुछ न कुछ जुगाड़ निकालना पड़ेगा, वरना हमारी छत खराब हो जाएगी। तुम लोगों ने छत पर ही मिट्टी डाल दी होगी, इसको तुम्हें किसी चीज में लगाना चाहिए था।
ताकि मिट्टी छत से ना लगे, जिससे घर में सीलन भी नहीं आएगी। ठीक है देवर जी, हम कल ही कल ढूंढेंगे इसका जुगाड़। फिर सब सो जाते हैं। अगले दिन देवरानी जेठानी नए गमले लेने जाती हैं जो कि बहुत महंगे होते हैं फलों के हिसाब से। तभी देवरानी पूनम को कबाड़ के ढेर में बहुत सारी टूटी फूटी चीज मिलती हैं, जैसे कूलर की खाली बॉडी, फूटा ड्रम, टूटे मटके, प्लास्टिक बाल्टी। इन सब को पांचों जुगाड़ देवरानी जेठानी छत पर ले आती हैं और उसमें मिट्टी डालकर फिर से फलों के बीज लगाती हैं। दीदी, हमारा ये जुगाड़ काम तो करेगा ना? इन फ्री की खाली चीजों की वजह से अब छत के फल भी उग जाएंगे और हमारे घर में भी सीलन नहीं होगी। हाँ, ये तो है, घर का खाने पीने का खर्चा चलाना है। मैं लाला जी से बात करके आती हूँ, थोड़ा सा उधार दे देंगे तो हमारी आधी परेशानी खत्म हो जाएगी। दीदी, आपने बिल्कुल ठीक बोला। उषा राशन वाले से उधारी की बात कराती है और थोड़ा घर का राशन ले आती है, जिसमें वह अपना कम खाकर गुजारा करते हैं। पति भी अपना फैक्ट्री में काम करते रहते हैं और पांचों देवरानी जेठानी भी अपनी छत और आंगन की फलों की खेती पर ध्यान देती रहती हैं कि एक दिन, दीदी, एक एक करके पानी डालने में मुश्किल होती है, क्या इसका कोई जुगाड़ नहीं हो सकता? मेरे पास इसका एक जुगाड़ है। हम एक प्लास्टिक के बर्तन में गरम चाकू से छेद कर देते हैं और फिर पानी डालेंगे और ऐसा पानी बरसेगा जैसे कि बारिश हो रही है। अरे हाँ दीदी। जेठानी सुमन इस जुगाड़ से छत पर फलों में पानी डालती है। समय गुजरता है जिससे छत पर खीरे, पपीता, अंगूर, अमरूद, स्ट्रॉबेरी, चेरी, नींबू इत्यादि फल उग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आंगन में भी ढेर सारे फल उग जाते हैं और ये देख सास खुश हो रही होती है। वाह बहू, इन ताजे फलों की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, सबसे ज्यादा आम और तरबूज की। क्या माँ जी, हम खा सकते हैं? बहू, पहले मंदिर में रख देते हैं और अब बेचने का सामान, ठेला, चाट मसाला तैयार कर लो। हाँ माँ जी, आपने ठीक कहा। तभी मानवी फल तोड़कर पूजा में रखने जा रही होती है कि पड़ोसन प्रतिमा सरला से कहती है, अरे सरला बहन, तुम तो बहुत समय से फलों की खेती कर रही हो, मुझे 5 फल निकाल दो। सत्यनारायण भगवान की कथा में 5 फल रखने हैं, अब इतनी दूर कहाँ लेने जाऊं? अरे तुम बहुत सही मौके पर आई हो प्रतिमा। मानवी, अब वो फल इन्हें दे दो। मानवी 5 फल तोड़कर प्रतिमा को दे देती है और बहू के मना करने पर भी प्रतिमा पैसे दे जाती है। तत्पश्चात 2 जेठानी ठेले पर फ्रूट चाट बेचने जाती हैं। बाकी 3 दूसरे तीसरे ठेले पर तरबूज, खरबूज से आम, खीरे, अंगूर इत्यादि लगाकर बेचने चली जाती हैं। तरबूज ले लो, खरबूजा ले लो, आम, अंगूर, सेब ले लो। आइए आइए, 50 रुपए किलो सेब, 30 रुपए किलो अंगूर ले लो। वहीं दूसरी तरफ दोनों जेठानी फ्रूट चाट बेचती हैं। आइए आइए, 20 का ताजा ताजा चटपटा फ्रूट चाट लीजिए और गर्मियों के मौसम की बैंड बजाइए। सुनिए, मुझे 4 फ्रूट चाट दे दीजिए। अरे वाह, सेब, चेरी, स्ट्रॉबेरी, आम, पपीता, अंगूर सब कुछ है। वाह। हाँ, सारे फ्रूट चाट में कुछ बेहतरीन चीज है। हाँ, बढ़िया है, अब तो मैं रोज खाऊंगा। इस तरह पांचों देवरानी जेठानी का फल बेचने का काम चलता रहता है, जिससे घर की आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो जाती है और कुछ लोग घर से भी उनके फल ले जाते हैं। पांचों पति को भी उनकी पगार मिल जाती है। इतना ही नहीं, मेले में ये चीज बेचकर उनको और मुनाफा मिलता है और वक्त का पहिया ऐसा चलता है कि जुगाड़ू देवरानी जेठानी फलों का जूस बेचना, फलों की चाट और फल बेचने का कारोबार चल पड़ता है और वह खुशी खुशी रहने लगते हैं।